नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। म्हारो शहर में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं किस जिले में कहां तक पहुंचा है कोरोना का मीटर। में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज फिर 20 और नए पॉजिटिव रोगी सामने आए। शहर के अलग अलग इलाकों से लगातार पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला जारी है। और कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या की बात करें तो 1442 पॉजिटिव रोगियों की संख्या हो गई है। उधर जो कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहाँ से हालांकि रोगियों के स्वस्थ होकर घर लौटने का सिलसिला भी जारी है। आज फिर 13 ऐसे रोगी हैं जो स्वस्थ होने के बाद जिनको डिस्चार्ज किया गया है। तो 965 अब तक ऐसे रोगी हैं जो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने जो है तमाम व्यवस्थाओं में भी इजाफा किया है। राज्य सरकार की ओर से जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है रेमडेसिविर 50 जो इंजेक्शन है वो भिजवाए गए हैं कोटा में। 8,000 रुपये का ये इंजेक्शन आता है और ये बड़ा जो है फ़ायदेमंद बताया जा रहा है इलाज को लेकर के। तो 50 वो इंजेक्शन है वो भी कोटा में आ चुके हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन लगातार जो है तमाम जो गाइडलाइन है उसकी पालना के लिए अपील कर रहा है। प्रशासन की ओर से एक कमेटी भी गठित की गई है कि जो कोरोना रोगियों का इलाज किस तरह से हो रहा है इस पर वो निगरानी रख रही है। इसके साथ साथ रोगियों की सुविधाओं को लेकर भी जो है कमेटी लगातार निगरानी रख रही है। जागरूकता अभियान भी लगातार जारी है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। व्यापारी वर्ग जो है वो जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें। इन सब के बीच जो कोरोना योद्धा लगातार जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके इस जंग में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ रहे हैं, उनके सम्मान करके उनकी हौसला अफजाई करने का सिलसिला भी जारी है। आज फिर जो है सर्राफा बाज़ार के व्यापारियों ने मकबरा क्षेत्र के पुलिसकर्मियों और जो चिकित्सा कर्मी वहाँ तैनात थे उन सभी का जो है सम्मान किया, स्वागत किया, उनकी हौसला अफजाई की। तो लगातार जिस तरह से कोटा में कोरोना पैर पसार रहा है, ग्रामीण इलाकों में भी जो है उसकी दस्तक होने के बाद से ग्रामीण पुलिस भी सतर्क हो गई है। चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार उन तमाम इलाकों में पहुँच करके रैंडम सैंपलिंग कर रही है। अजी देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। आज 47 नए पॉजिटिव केसेस जो हैं अजमेर में निकल कर सामने आए, जिसमें से किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर के अलावा अजमेर शहर के भी पॉजिटिव मरीज शामिल हैं। तो इन 47 नए पॉजिटिव केसेस के सामने आने के बाद जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1741 हो चुका है। वहीं 981 मरीज ऐसे हैं जो अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं आज 2 नई मौतें भी दर्ज हुई हैं, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 49 हो चुका है। सबके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो एसीबी अजमेर की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए किशनगढ़ में निजी कंपनी के एक लाइजनिंग ऑफिसर को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि हालांकि ब्यूरो की ये कार्रवाई लगातार अभी भी जारी है और पूरी डिटेल आना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस अधिकारी लाइजनिंग ऑफिसर को ट्रैप किया गया है वो बड़े अधिकारियों के नाम पर जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग में तहत जो ज़मीनें अवाप्त की गई थी उसमें जिन खाता धारकों को भूमि अवाप्त हुई थी उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया था। मुआवजे दिलाने के नाम पर इसने ये रिश्वत की राशि परिवादी से मांगी थी, जिस पर परिवादी ने ब्यूरो की टीम को शिकायत की थी और ब्यूरो के एसपी समीर कुमार सिंह के निर्देशन पर आज इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और फिलहाल किशनगढ़ में एसीबी की ये कार्रवाई लगातार जारी है। सबके अलावा दूसरी अहम खबरों की बात करेंगे तो निजी स्कूलों की ओर से लगातार कोरोना काल में फीस लिए जाने के बाद अभिभावकों का विरोध आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। आज शहर के सेंट पॉल स्कूल में पेरेंट्स यूनियन ने प्रोटेस्ट किया और आरोप लगाया कि कोरोना काल में जब नियमित क्लासेस नहीं ली जा रही हैं तो ऐसे में जो फीस का बर्डन है वो पेरेंट्स पर नहीं डाला जाए और प्राइवेट स्कूल जो है फीस में रिलैक्सेशन दें। इस मांग को लेकर पेरेंट्स यूनियन ने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। वहीं अगर दूसरी प्रमुख खबरों की बात करेंगे तो शहर में लगातार चल रहे कई विकास कार्यों के चलते करीब पूरे शहर का ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रखा है लंबे समय से, खासतौर से एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य को लेकर। तो इसी को लेकर आज कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और खासतौर से एलिवेटेड रोड बनाने वाली निजी फर्म को इस बात की सख्त हिदायत दी कि 15 सितंबर तक वो एक तरफ के साइड के तमाम पिलर्स जो हैं उनका काम पूरा कर ले। उदयपुर में आज एक बार फिर कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। लंबे समय बाद एक बार फिर उदयपुर में आज 80 पॉजिटिव केस सामने आए, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय बनने लगा है। जुलाई महीने में जो रफ्तार कोरोना संक्रमित मरीजों ने पकड़ी थी, आज उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार एवरेज 15 से 20 मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन एक ही दिन में 80 पॉजिटिव केस आना चिकित्सा विभाग के लिए और शहरवासियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ये जो 80 पॉजिटिव केस आए हैं ये पूरे जिले के विभिन्न इलाकों से हैं। इसमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों के लोग मौजूद हैं और उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या
बढ़कर अब 1250 तक पहुंच गई है। हालांकि रिकवरी रेट में भी अगर बात करें तो काफ़ी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन 965 के करीब अब तक रिकवर हो चुके हैं और अधिकांश लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। कल उदयपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई थी और 3 संदिग्धों ने दम तोड़ा था। तो अब मौत का आंकड़ा भी उदयपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी चिंता का विषय जुलाई महीने के अंदर कोरोना वॉरियर का संक्रमित होना सामने आना जो है वो नज़र आ रहा है। आज भी 7 कोरोना वॉरियर जो कि चिकित्सा क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में जो कि कोरोना से लड़ाई में आगे आकर काम कर रहे हैं, उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा प्रतापनगर थाने के 2 पुलिसकर्मी जो कि 2 दिन पहले एक कैदी पॉजिटिव आया था उसके संपर्क में आए थे, उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है और आज फिर गोवर्धन विलास का एक कैदी पॉजिटिव पाया गया है। तो अब गोवर्धन विलास थाना पुलिस के जो पुलिसकर्मी उस कैदी के संपर्क में आए थे उनकी सैंपलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही नए केस सामने आना एक बड़ी चिंता का विषय। आज करीब 20 ऐसे केस थे जो कि बिल्कुल नए केस थे और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को खंगालना चिकित्सा विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो सभी केस हैं वो पूर्व संक्रमित मरीजों के क्लोज कॉन्टैक्ट के सदस्य हैं और आज उदयपुर में जो कोरोना विस्फोट हुआ है वो उसमें सर्वाधिक मरीज ओगड़ा कस्बे के सामने आए हैं। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो 32 मामले सामने आने के बाद में 2425 मामले पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि 32 मामलों के बाद में अब 2035 पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं 55 मौतें जिले में हो चुकी हैं अब तक। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर अब लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी दिखा रहा है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहा है। वहीं कस्बों और शहर में समय निर्धारित कर दिया गया है, समय के अनुसार ही बाजार खोलेंगे और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी पालना करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जो भी मास्क पहने हुए नहीं मिल रहा है उनके ऊपर जुर्माना भी ठोका जा रहा है, साथ में उन्हें संक्रमण से बचने की सलाह भी दी जा रही है। अब आपको बता दें कि कस्बे और शहरों में भी अब मुस्तैदी दिखाते हुए मेडिकल की टीमें भी घूम रही हैं और लोगों को यही सलाह दे रही हैं कि इस संक्रमण से बचने के लिए जरूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें। वहीं आपको बता दें कि अब सैंपलिंग का काम भी जोर पकड़ने लगा है। घर घर जाकर सैंपलिंग की जा रही है और हॉस्पिटलों में भी अब भीड़ भाड़ कम दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें भी मुस्तैदी दिखा रही हैं। आपको बता दें कि अब पूरा जिला ही संक्रमित के दौर से गुजर रहा है, जिसके चलते अब नागरिक भी जागरूक हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी 3 लोग चोरी के दौरान और शांति भंग के दौरान पकड़े गए थे, जहां पहाड़ी पुलिस ने उन्हें जांच के लिए भेजा तो वो पॉजिटिव निकले, जिसे लेकर थाने में भी हड़कंप मच गया। बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो बीकानेर में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की चिंता की जो लकीरें हैं वो भी बढ़ रही है। हालांकि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। अगर वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो आज कोरोना पॉजिटिव के बीकानेर में मामले 14 आ चुके हैं और इसके साथ ही अगर कुल आंकड़े की बात कर लें तो 1879 टोटल जो आंकड़ा है वो बीकानेर में पहुंच गया है। हालांकि रिकवरी रेट की अगर बात कर लें तो 72.1 जो रिकवरी रेट है वो भी यहाँ पर बताई जा रही है। रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से रोजाना कोरोना संक्रमित के जो मरीज सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की जो बात है वो सामने पैदा यहाँ पर कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अगर बात कर लें तो चिकित्सा विभाग की ओर से जगह जगह पर जो स्वास्थ्य जो कैंप है वो लगाए जा रहे हैं। कोरोना जांच के लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहां पर सभी जो लोग हैं उनकी सैंपलिंग का जो दौर है वो किया जा रहा है। एक एक घर के अंदर लोगों की जो सैंपलिंग है वो की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह से कोई कोताही यहाँ पर बरतना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस कोरोना संक्रमित जो चेन है उसे तोड़ा नहीं जाएगा तो ये जो संक्रमण है ये लगातार फैलता हुआ जाएगा। फिलहाल बीकानेर की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है, लेकिन रिकवरी रेट की अगर बात कर लें तो वो भी जिस तरीके से ठीक हो रहे हैं मरीज, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात कही जा सकती है। हालांकि जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं और बचाव के जो उपाय हैं वो भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं और इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो इसको बचाव को लेकर किस तरीके से काम किया जाए, इस पर भी लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है।
राजधानी जयपुर में कोरोना का कहर कम पड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज नए 61 मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं और इस तरह से कुल मिलाकर पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 5098 हो गई है। आज कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अब तक 183 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दी है। आज कोई रिकवर नहीं हुआ है और न ही किसी को अस्पताल से छुट्टी मिली है, लेकिन जयपुर से ठीक होने वालों की संख्या 3779 है और इतने ही लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। राजधानी में एक्टिव मरीज अब भी 1136 हैं और इनमें प्रवासी मरीजों की संख्या 472 है। राजधानी में टेस्टिंग को और तेज कर दिया गया है और सैंपलिंग के लिए अब तक 1,70,235 लोगों की जांच की गई है। जयपुर में 147 दिन पहले पहला केस आया था, लेकिन पिछले 45 दिन में ये केस दुगने हो गए हैं। हालांकि राजधानी जयपुर में कोई भी हॉटस्पॉट नहीं है, फिर भी 80 स्थानों पर केस मिले हैं। संक्रमण यानी कि अभी भी 80 जगहों पर फैला हुआ है और संख्या के लिहाज से राजधानी जयपुर प्रदेश में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के सबसे बड़े खनिज गैस उत्पादन इकाई में बुधवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। अपने साथी की मौत के बाद भड़के कर्मचारियों ने कई वाहनों को तोड़ दिया और घंटे भर तक जमकर उत्पात मचाते रहे। नाराज गैस कंपनी वर्कर्स की भीड़, वाहनों में तोड़फोड़ करते कर्मचारी, गुस्से में तोड़ डाली कुर्सियां, ऑफिस के तोड़ डाले शीशे, साथी वर्कर की मौत पर भड़के कर्मचारी। गुस्से में वाहन को निशाना बना रहे ये हैं बाड़मेर के गुड़ा मलानी स्थित रागेश्वरी गैस टर्मिनल के वर्कर। 2 दिन पहले हुए अपने श्रमिक साथी की मौत और कंपनी की लापरवाही के बाद कर्मचारी अचानक बेकाबू हो गए और बुधवार को कंपनी के वाहनों पर हमला कर कई वाहनों में तोड़फोड़ किया और गार्ड रूम के शीशे के साथ कुर्सियां भी तोड़ डाली। सभी श्रमिक बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। करीब 400-500 जो बिहारी श्रमिक हैं वो सब वहां पर इकट्ठे हुए और नारेबाजी की कंपनी के खिलाफ। और फिर उन्होंने जो कंपनी के मेन गेट पर एक गार्ड का कार्यालय था जिसमें कंप्यूटर वगैरह अन्य सामग्री थी और शीशे वगैरह थे, उसको तोड़फोड़ कर दिया। 2 दिन पहले टर्मिनल में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस की पहल पर कंपनी ने कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख मुआवजा भी दिया। लेकिन बुधवार को अचानक कर्मचारी कंपनी पर कम मुआवजा देने का आरोप लगाते हुए भड़क गए और तोड़फोड़ मचाई। देखिए, 3 दिन पूर्व आरजीटी जो गैस टर्मिनल है वहां पर एक श्रमिक जो बिहार से था उसकी कार्य करने के दौरान कोई हादसे में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कंपनी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया, परिजनों को शव सुपुर्द किया गया और कंपनी ने अपने नियमों के अनुसार उनको 15 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया। नॉर्मल श्रमिक काम पर लौट आए थे, परंतु शायद कुछ अफवाह या किसी ने कोई श्रमिकों के अंदर असंतोष पैदा किया कि कम मुआवजा दिया गया और न्याय नहीं हुआ उनके साथी के साथ। फिलहाल कर्मचारियों के गुस्से को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इलाके में धारा 144 लगाकर माहौल को शांत बनाने का प्रयास कर रही है। प्रेमदान, न्यूज़ 18 बाड़मेर। चूरू में जब अचानक उड़ते आतंक टिड्डियों से जिले के पुलिस वालों का आमना सामना हुआ, तो देखिए पुलिस वालों ने क्या किया। उनकी आहट ने मचाया आतंक। बंदूक की जगह थामा हाथ में बर्तन। उड़ते आतंक से परेशान हुई पुलिस।
खेतों में सायरन बजाते हुए भागती पुलिस की गाड़ी, वर्दी में थाली पीटते पुलिस के जवान और चप्पे चप्पे पर उड़ते आतंक का कब्जा। जी हाँ, ये दृश्य है चुरू पुलिस लाइन का, जहां लगे 10,000 पौधों पर अचानक टिड्डी दल ने धावा बोल दिया। फिर क्या था, पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां और बंदूक की जगह हाथों में बर्तन थामकर पुलिस वाले टिड्डियों को भगाने में जुट गए। बहुत बड़ा टिड्डी दल आया है ये, यहाँ तक कि देखिए आज की ये जो टिड्डी दल आया है इसमें पुलिस वालों को भी अपने गाड़ियों के सायरन बजा कर इनको भगाना पड़ा है टिड्डियों को। तो आप मान सकते हैं कि कितनी भयावहता है इस टिड्डी दल को लेकर, टिड्डियों को लेकर। पीले रंग की टिड्डियां ये देखी गई है जो बहुत घातक है। मंगलवार शाम को एक बड़ा टिड्डी दल आतंक मचाने पहुंचा। टिड्डियों का ये दल करीब 2 किलोमीटर लंबा था और इस टिड्डी दल ने 30 गांव के हजारों हेक्टेयर में फैले फसलों को नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान पीले रंग के इस टिड्डी दल ने पुलिस लाइन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद टिड्डियों को भगाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। टिड्डी दल रतनगर आमसरा होते हुए चूरू में पहुंची। शाम को भारी करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल आया और 20,000 करीब पेड़ पौधे लगे पुलिस लाइन में, उनको नुकसान हुआ और आगे खेती में काफी नुकसान होगा इसको अगर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो। फिलहाल पुलिस ने टिड्डी दल से अपने पुलिस लाइन को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन जिले के हजारों किसान इस उड़ते आतंक से बचने के लिए कृषि विभाग की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 चूरू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती को पूरा करने का वो प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बागियों पर निशाना भी साधा। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना चार्ज संभाल लिया है। डोटासरा हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद जी, आपने चार्ज ले लिया है 29वें प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर। एक चुनौतीपूर्ण समय आपके सामने है। पार्टी जब बगावत के दौर से गुजर रही है, 19 बागी विधायक बगावत कर चुके हैं। ऐसे में इन चुनौतियों से कैसे आप पार पाएंगे? क्या इन चुनौतियों का आप अवसर के तौर पर बदल पाएंगे जो चुनौतियां हैं उनको? देखिए, राजनीति सेवा का काम है और सेवा के काम में राजनीति में चुनौतियां तो हमेशा हर व्यक्ति के सामने होती हैं, लेकिन जो आज इस प्रदेश में जो चुनौतियां हम देख रहे हैं वो प्रजातंत्र का गला घोटने वाले लोग, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग इतने अच्छे पदों पे पहुंच गए हैं, बड़े पदों पे पहुंच गए हैं कि उनको काम तो करना था जो जनता से वादे किए थे केंद्र में सरकार बनाते वक्त, उनको पूरा करना और करने लग गए। लाना था पानी बहाने की गंगा, यहाँ पर पानी की गंगा, और ले आए भ्रष्टाचार की गंगा। राज्यपाल ने लगातार तीसरी बार फाइल है विधानसभा सत्र बुलाने की, वो लौटा दी है। आगे क्या रणनीति रहेगी? क्या राष्ट्रपति के पास जाएंगे या कैबिनेट की बैठक करके फिर से प्रस्ताव वापस भेजेंगे? क्या रणनीति रहेगी आगे? हम वो सब काम करेंगे जिससे लोकतंत्र जीवित रहे, प्रजातंत्र जीवित रहे और षड्यंत्र हारे। तीसरा, 19 जो बागी विधायक हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या फिर जिस तरह की लैंग्वेज आपके नेताओं की बदली है, वापसी के लिए कोई गुंजाइशें बची हुई हैं या फायर करेंगे सीधे? देखिए, कांग्रेस के सिंबल पर जिन प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जिताया, उनको कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई आलाकमान जरूर करेगा। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। कोर्ट में आज मामले की सुनवाई अधूरी रही है। कल फिर 2 बजे मामले पर बहस होगी। मदन दिलावर और बसपा की याचिका पर कल एक बार फिर से बहस होगी। साथ आज बसपा की ओर से पेश की गई याचिका पर भी सुनवाई हुई। बसपा के अधिवक्ता हमारे साथ हैं, दिनेश गर्ग साहब हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज क्या कुछ कोर्ट के अंदर आ। सर, बसपा की ओर से किस तरह के आर्गुमेंट किए थे और किसने आर्गुमेंट पेश किए? बसपा की ओर से मैंने आर्गुमेंट पेश किए थे और मिश्रा जी लखनऊ से कनेक्ट हुए थे जी, सतीश मिश्रा जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेरी आई थी कोर्ट की कि ये जो मेंटेनेबल कैसे है जी, आपने डायरेक्ट यहाँ पिटीशन लगाई है, स्पीकर के नहीं गए, तो उसके बारे में
राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स रूल्स डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स जो 1989 के, उसके रूल 6 में सब रूल 2 में दे रखा है। मदन दिलावर की ओर से पेश आज याचिकाओं पर जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट ने सुनवाई की। मदन दिलावर के अधिवक्ता आशीष शर्मा हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि आज क्या कुछ कोर्ट के दौरान रहा। सर, आज एक तो मदन दिलावर जी ने एक याचिका वापस ली है, कौन सी वो याचिका और किस याचिका पर सुनवाई हुई? याचिका जो वापस ली गई है वो उसमें खाली कम्युनिकेशन डेटेड 24/7/2020 को चैलेंज किया गया था साथ में, तो उसी को वापस लिया गया है। जो दूसरी याचिका है जिसमें डिटेल ऑर्डर पारित किया गया था मदन दिलावर जी की याचिका, जो शेड्यूल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो निस्तारित की गई थी, उसको जो 93 नंबर पर मैटर लगा था उसमें चैलेंज किया गया है। क्या कुछ सर सुनवाई के दौरान रहा और अब कब सुनवाई होगी? सर, सुनवाई कल 2 बजे के लिए रखी गई है और सारे आर्ग्यूमेंट्स जो ऑर्डर डेटेड 18 सितंबर 2019 का आदेश है उसको भी चैलेंज करते हुए बहस की गई है और साथ में जो 22 तारीख का ऑर्डर है उसको भी चैलेंज करते हुए बहस की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।